नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। 6 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है, जबकि 17 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में प्रशासन 22 लोगों की मौत बता रहा है, लेकिन अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम का कहना है कि 30 से 35 लोगों की मौत हो चुकी है। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन मौत के आंकड़ों को छिपा रहा है। अलीगढ़ के लोधा में गैस प्लांट के ड्राइवर की मौत हो चुकी है, लेकिन पुलिस उसका पोस्टमार्टम करने में आनाकानी कर रही है, जबकि शराब पीने से हुई मौत के मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक शराब की दुकान का मालिक है। इसके अलावा 4 अन्य की गिरफ्तारी हुई है। वहीं इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी समेत 5 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का भी ऐलान किया गया है। इस साल राज्य के कुछ और जिलों में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत का मामला सामने आ चुका है। अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन 6 अभियुक्तों के विरुद्ध 3 थानों में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और वहीं इनके विभिन्न ठिकानों पर पुलिस द्वारा दबिशें दी गई। जो 2 फरार अभियुक्त हैं उनके ऊपर 50-50 हज़ार का इनाम घोषित किया गया है। सभी टीमों को तत्परता से जो है कठोरतम वैधानिक कार्रवाई इनके विरुद्ध करने के आदेश दिए गए हैं। इनमें से कुछ को आवश्यकता अनुसार पुलिस कस्टडी रिमांड पर भी लिया जाएगा। और इस जहरीली शराब का शिकार हुए लोगों के परिवार वालों से बात की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। जहरीली शराब पीने से जो अलीगढ़ में मौतें हुई हैं, ये जो जिस गांव में मौजूद हूँ, ये करसुआ गांव का अजय का ये घर है। ये आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं अजय के, और अजय की उम्र महज अभी 32 साल जो है थी, और इनकी वाइफ आप देखिए मदर हैं। ये सारे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा, अब इस तरीके से घर में जवान बच्चे की मौत हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या तस्वीर होगी। बहुत विचलित कर देने वाली, दुखी कर देने वाली ये तस्वीर है। अजय के भाई हैं विजय जी। विजय जी से बात करते हैं। विजय जी, अजय जी की हालत कब से ख़राब हुई? आप लोग पोस्टमार्टम होने में किस तरीके की दिक्कत आप लोगों को आई? जी, मेरा नाम विजय है और मैं अजय जी का छोटा भाई हूँ। हम ट्यून्स हैं। उसका नाम अजय था, मेरा नाम विजय है। और उनकी परसों उन्होंने ड्रिंक की थी और ड्रिंक करने के बाद में उस टाइम तबीयत ख़राब नहीं थी। कल उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हुई और हमने मलखान सिंह हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद वहाँ पर और ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो उनको रेफ़र कर दिया मेडिकल के लिए, और मेडिकल में उनका इलाज चला और वहाँ पर करीब 1 घंटे बाद उन्होंने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद हम पोस्टमार्टम के लिए गए और पूरे रात हमने वहाँ इंतजार किया पोस्टमार्टम का, पर वहाँ पर कोई भी मतलब प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं था वहाँ पर। ऐसे ही पड़े रहे डेड बॉडी। आप मेरे पास वीडियो है, मैं डीएम और एसडीएम को भी कॉल किया अपनी तरफ से कि भाई यहाँ पे प्रशासन कम से कम थोड़ी बहुत हेल्प करो, इतना कुछ हो रहा है, पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पर। बॉडियों को धरतियों में ऐसे ही डाला जा रहा था, ना कोई स्ट्रक्चर है ना कुछ है। मतलब उनकी मरने के बाद भी हालत ऐसी हो रही थी कि बिल्कुल बेइज्जती इस तरह से। तो सुबह जाके मीडिया वाले काफ़ी आए थे तो तब जाके उन्होंने पोस्टमार्टम स्टार्ट किया और देन फिर हमारा भाई का पोस्टमार्टम हुआ। तो मैं तो सिर्फ यही प्रशासन से गुहार करूँगा कि जो आंकड़ा है, इतना बड़ा आंकड़ा है लेकिन दिखाया कम जा रहा है। आई डोंट नो कि पता क्यों, क्या मैटर है, मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा इसके बारे में। आपके गांव में कितने लोग बीमार हैं? सर, हमारे गांव में कम से कम 9 से 10 तो डेथ हो चुकी है ऑलरेडी, और कम से कम 10 से 15 जो क्रिटिकल हालत में एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर। तो मोटा मोटा कम से कम 20 से 25 हमारे गांव के अंदर है सर। और ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो पूरे, जब हॉस्पिटल का अगर मैं एवरेज दूँ आसपास गांव का, तो 45 से 50 डेथ हो चुकी थी मेरे सामने। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही परेशान करने वाला ये वाक़या है। पूरा परिवार आप देखिए कि एकदम बिखर गया है, क्योंकि जवान बेटा था अजय भी जो है वो गाड़ी चलाते थे और ड्राइवर थे, वो ट्रक चलाते थे और किसी तरीके से अपने परिवार का गुजारा करते थे। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अब सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं। और इस गांव में तमाम सारे ऐसे घर हैं जिसमें कि लोग या तो बीमार हैं या उनके घर में किसी न किसी की मौत हुई है।
आज लोग बता रहे थे कि इस गांव में चूल्हा तक नहीं जला है, गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है और प्रशासन का कहना है कि अभी तक 22 लोगों की मौत हुई है, जबकि जो सांसद हैं उनका कहना है 35 लोगों की मौत हुई है। इसी से आप समझ सकते हैं कि मौतों का जो आंकड़ा है वो किस तरीके से अलग अलग दिया जा रहा है। कुरसुआ गांव से गौरी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला का। रवीश, जो प्रशासन के आंकड़े हैं और जो परिजन कह रहे हैं या सांसद जी वहां के कह रहे हैं वो मेल नहीं खा रहे हैं, तो इस पर क्या पता चल रहा है अब तक? आज देखिए बिल्कुल अंजलि, क्योंकि जो प्रशासन है वो ये कह रहा है कि 22 लोगों की डेथ हुई है और यहाँ के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि 30 से 35 लोगों की डेथ हो गई है। और जो अदनान हमारे संवाददाता हैं अलीगढ़ से, उनकी जब डॉक्टरों से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि 40 के आसपास मौतें हुई हैं। तो अभी जो है वो तकरीबन 15 से 16 लोग जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में भर्ती हैं। तो ऐसे में ये जो आंकड़ा है मौतों का ये अलग अलग तरीके का है और कहीं ना कहीं इसको छिपाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि परिजनों का लगातार आरोप है। आज हम लोग खुद एक ड्राइवर के परिवार से मिले हैं, तो उनका जो शव है वो पिछले 6-7 घंटे से गाड़ियों के अंदर में रखा हुआ है और पुलिस बार बार उनको कह रही है कि आप निजी हॉस्पिटल में लेकर जाओ, और निजी हॉस्पिटल जब पुलिस वालों को बताएगी तब इसका पंचनामा होगा। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि हैरान परेशान परिजन जो है वो लगातार घूम रहे हैं। और जिस तरीके से इस पूरे मामले में अभी तक देखने में आया है कि 6 लोगों को सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है, और लेकिन अभी इस जो घटना का मुख्य आरोपी है ऋषि शर्मा, जिसके ऊपर में 50,000 रुपये का जो है वो जो पुरस्कार घोषित किया गया है, वो फिलहाल अभी फरार है। बताया जा रहा है कि उसका एक बड़ा रैकेट है और पॉलिटिकल कनेक्शन भी हैं, उसके राजनीतिक पार्टियों से विभिन्न उसके जुड़ाव रहे हैं। तो यही वजह है कि वो काफ़ी दिनों तक बचता रहा है और अभी भी इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद अभी तक पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई है। बिल्कुल चौंकाने वाली बात है कि इतनी बड़ी लापरवाही, अगर मुख्य आरोपी ही अभी तक शिकंजे में नहीं आ पाया है पुलिस के। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका रवीश। और अब रुख करते हैं महाराष्ट्र का, जहां के उल्लासनगर में एक 5 मंजिला इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक शख्स घायल भी हुआ है। हादसा बीती रात करीब 9 बजे हुआ, जब उल्लासनगर के नेहरू चौक पर साई शक्ति बिल्डिंग का हिस्सा भरभराकर गिर गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद नई सरकार बन गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी के बीच की तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब केंद्र ने बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को वापस केंद्र में बुलाने का फरमान जारी कर दिया है। इसके लिए जारी चिट्ठी में उन्हें 31 मई की सुबह 10 बजे केंद्र सरकार के सामान्य प्रशासन और प्रशिक्षण विभाग में रिपोर्ट करने को कहा गया है। ये बुलावा ऐसे समय आया है जब कुछ घंटों पहले ही यास तूफान के असर पर समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री आधे घंटे तक ममता बनर्जी का इंतजार करते रहे, ये बीजेपी का दावा है। और अभी 4 दिन पहले ही अल्पन बंदोपाध्याय का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था। तबादले पर तृणमूल ने सख्त नाराजगी जताई है। What was the fault of Chief Secretary? He was working with me. That obvious. Chief Secretary is a state government officer. Maybe they are central pools. From central pools they come. But you know, after Sarkaria Commission and other commission, that they are the state government officers. They work for the state government fully. Now, head of the state administration, yes, 3 months he has got extension. That also, I gave my letter. You see, this is my letter, 10th of May, that because of COVID situation and because of this Yas and cyclone, they are kind enough, they have sanctioned this 3 months. They have given the letter dated 24th of May. After 15 days, I have received the reply that is 3 months extension has been granted approval through competent authority. And after that, last day of his not final retirement, he has got 3 months extension to work for COVID, to work for cyclone.
Now he was saying that he should come back. Under which rules? You are not only disturbing me, you are disturbing my secretariat. You are disturbing my chief secretary. Don't you think there are so many chief secretary in so many states? One humiliation, you can humiliate my chief secretary, but all the chief secretaries are being humiliated. Don't you think IAS, they have the lobby also? IPS, they have the lobby also? They are very much shocked. वहीं पीएम की समीक्षा बैठक में शामिल न होने पर ममता बनर्जी ने कहा कि यह तय हुआ था कि प्रधानमंत्री सीएम की मीटिंग एक साथ होगी, लेकिन राज्यपाल और बीजेपी के नेताओं को इसमें शामिल किया गया, जिस पर उन्हें आपत्ति थी। It's a political vendetta that I thought since you are touching the land of Bengal, we reached Kalaikunda in time in the interest of the state. And for state, whatever I can do for Bengal people, I have a special interest for that. If Prime Minister tell me, you touch my feet, I will help Bengal, that also I am ready to do. But please don't humiliate me like this. Don't insult me like this. Don't defame about Bengal without knowing the case. Why you people are behaving with me like this? You cannot digest the defeat. That's why from day one, you started this type of actioning. Every time you are going for confrontation. और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता का। सौरभ, स्थिति दोनों नेताओं के बीच में ऐसी हो रही कि उन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, हो क्या रहा है? ये जो मीटिंग थी, क्या वाकई में इसमें ममता बनर्जी परमिशन लेके चली गई थी? क्या हुआ क्या ये सब? देखिए, ममता बनर्जी का कहना है कि उनका पहले से ही प्रोग्राम तय था कि उनको जाना है सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है, सारे जगहों पे जहां पे वो साइक्लोन यास का जो इफेक्ट है, जहां पे ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है, बाढ़ कई जगहों पे आए हैं, बाढ़ की स्थिति है और ये स्थिति को सर्वे करने के लिए उनको जाना था, ये उनका प्रोग्राम था। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री क्योंकि कलाईकुंडा में आ रहे थे तो उन्होंने उनके प्रोग्राम को चेंज किया और उन्होंने प्रधानमंत्री के पास गए। उनका कहना था जब वो प्रधानमंत्री के पास जाने के लिए अपने हेलीकॉप्टर में जाने वाले थे तब उनको बोला गया कि आपको 20 मिनट तक फ्लाइंग का परमिशन नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा ये समझ सकता हूं मैं, क्योंकि शायद प्रधानमंत्री का जो सिक्योरिटी है उसके कारण नहीं मिलेंगे। फिर उन्होंने कहा जब वो हेलीकॉप्टर में फाइनली बैठे और हेलीकॉप्टर में फ्लाई किए, तब जब पहुंचने वाले थे तब भी उनको 15 मिनट का जो हॉवरिंग टाइम बोला जाता है वो उनको 15 मिनट वेट करना पड़ा। उसके बाद लैंडिंग के बाद उनको पता चला कि प्रधानमंत्री आ चुके हैं कलाईकुंडा एयरबेस में और उन्होंने कहा कि उनको बैठने के लिए बताया गया। तब जब प्रधानमंत्री मीटिंग रूम में चले गए, उन्होंने एक एसपीजी से रिक्वेस्ट की कि उनको जाने दिया जाए। वो अपने चीफ सेक्रेटरी के साथ गए, प्रधानमंत्री से बात किए। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री बैठे थे, वो खड़े थे और दोनों ने बात करके जो डॉक्यूमेंट्स था, जो उनका जो सर्वे था, जो असेसमेंट था डैमेज का, वो प्रधानमंत्री को सौंप दिए। ममता बनर्जी का कहना है इसके बाद उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री से पूछे और उनकी जाने की इजाजत लिए, क्योंकि उनको दीघा जाना था, हेलीकॉप्टर में जाना था, वेदर की चिंता थी और वहां पे मीटिंग भी थी सारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि वहां पे डैमेज काफी हुआ है। तो ममता बनर्जी का कहना है कि वो 3 बार प्रधानमंत्री को बोला विथ योर काइंड परमिशन सर मे आई लीव, और प्रधानमंत्री का हां के बाद उन्होंने निकल गया वहां से। इसके बाद जो लेटर आया चीफ सेक्रेटरी के पास शाम को आया। तो ममता बनर्जी का कहना है, जैसे आपने सुना उस साउंड बाइट में, कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में हार को मान नहीं पा रहे हैं। वो इस हार के बाद भी ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे हैं, ममता बनर्जी के सरकार को टारगेट कर रहे हैं। और तृणमूल का लोगों का कहना है कि देश तो ऑक्सीजन के लिए वेट किए है, देश पैसे के लिए एटीएम में वेट किए है, लेकिन प्रधानमंत्री को अगर कुछ कारण के लिए थोड़ा टाइम वेट करना पड़ा, इसमें इतनी प्रॉब्लम क्या है? तो ये सवाल जरूर है। और सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस है ममता बनर्जी और बीजेपी के साथ जो रिलेशंस है वो भी काफी खराब है, इलेक्शन के टाइम से वो खराब है। जी बिल्कुल, और शायद ये अब चरम पे पहुंच गई है क्योंकि अब मुख्य सचिव को भी वापस बुला लिया गया है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब रुक करते हैं दूसरी खबर का। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की रिमांड बढ़ा दी गई है। 4 दिनों की पुलिस रिमांड उनकी और बढ़ा दी गई है। दरअसल
एक जूनियर पहलवान सागर धनखड़ के हत्याकांड को लेकर के उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इसमें उन्हें पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। एक वीडियो वायरल हुआ था जो उनके खुद के दोस्त ने बना करके वायरल किया था ताकि जो दूसरे पहलवान हैं उनके बीच उनकी साख बन सके। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में हजारों लोगों की मौत हुई है। ये मौतें सदमे की कई परतों के साथ आती हैं। कोविड आइसोलेशन नियमों की वजह से मरीज अपने परिवारों से मिल नहीं पाते। गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए हेल्थ केयर वर्कर, डॉक्टर और नर्स ही उनके अंतिम समय में साथ होते हैं। डॉक्टरों के पास ही परिवारों तक मौत की खबर देने की जिम्मेदारी होती है, एक ऐसा काम जो उन्हें हर दिन करना होता है। ऐसी ही एक कहानी बयां करती है दिल्ली के एक अस्पताल से हमारी सहयोगी मरियम अलवी की ये रिपोर्ट। We were really sorry. We tried our best. We put him on ventilator, but we couldn't. इंटरव्यू के दौरान दिल्ली के विमहंस अस्पताल के क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर विक्रम शाह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। Doctor just. वो हमें बता रहे थे कि कैसे 42 साल के एक मरीज, एक पति, 8 साल के एक बच्चे के पिता को उन्होंने कोरोना के कारण खो दिया। तब वे अपने आंसुओं को नहीं रोक सके। And it happened with so many patients. I still remember Mr. Divya Prakash was there. He was saying, "I am having a small child. I am having a daughter." Which we couldn't make that. We were really sorry. We tried our best. We put him on ventilator, but we couldn't make him. His sister was there. He was just 42 years old. Daughter was 8 years old, and I have talked with his daughter also. I promised he will come back. His sister was a doctor in US. We couldn't make it. Whatever best possible was available. We have done everything. We have put him on ventilator also, but still we couldn't make it. We are really sorry. That time nothing, no one was there. His wife was there, but we kept him video calls and all. जिस मरीज की मौत हुई उसकी तरह डॉक्टर शाह की भी 8 साल की बेटी है, इसलिए मरीज की मौत का गम उन्हें ज्यादा महसूस हो रहा है। We are not getting sleep. We are not like in a mood to have to eat. Also, sometimes we sleep like that because things comes in my mind also. It keeps a lot of fear also. If it happens, it can happen to us also. We are all the time inside with the COVID patients only. There's a lot of fear, but I'm thankful to my family. They are supporting me. I'm also having a 8 years old daughter. She's saying I'm proud of my father. I'm sure your daughter is very proud of the work you're doing, doctor. Thank you. इन आईसीयू वार्डों में कोरोना महामारी के काफी पहले से डॉक्टर जिंदगी और मौत से जूझते रहते हैं, लेकिन इस बार बहुत कुछ अलग है। इस साल 25 मार्च से अब तक 101 लोगों की मौत कोरोना से हुई है, जो पिछले साल से काफी ज्यादा है। But you have to do this on a everyday basis. You have to make those. Every day, do you have to make a phone call to your Every family? day we are calling, we are counseling. No. Do you have to inform family members of passing away patients? No, we have to. Who else is there? We have to do. In and out, round the clock, we are there with them. Good things also we tell कि patients are improving, but it's really tough to tell them the bad news. It's really tough. ये डॉक्टर हमें बताते हैं कि खतरे के बावजूद
कैसे परिवार के लोग अपने प्रियजनों को उनके अंतिम समय में देखने की जिद करते हैं। Usha Jain patient was there in the ICU. Usha Jain. Yeah, his son requested multiple How old times. was the patient? Ma'am, around 46, 47 years old. Huh. Female was there, and she was initially on BiPAP support. Night 12:30, I informed son. He said, "I am downstairs." So before intubating, before putting her on ventilator, I want to just talk to my wife. I called him. He met him, and after intubation also he was downstairs. He said, "Just show me once on video what you have done, how she is now." And Once the patient passed away, yeah, you again had to call the son? yeah. We informed him, ma'am. He was here or? He came, ma'am. He was at home. He came. We given a PPE to him. He has seen her and thanked us for our efforts. That much what we can do for him, we have done. अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि ज्यादा गंभीर मरीजों के रिश्तेदारों को वो कभी-कभी मरीज से मिलने की इजाजत देते हैं अगर वो अनुरोध करते हैं और अगर हमारे पास उनके इस्तेमाल के लिए पीपीई किट मौजूद हो तो। Like, is it one at a time or do they need to take prior permission before? Everyone is not allowed to go to the COVID areas, right? हर किसी को कोविड एरिया में जाने की इजाजत नहीं है। कुछ लोग अनुरोध करते हैं, कभी कभार गुस्सा भी करते हैं। जब बार बार अनुरोध करते हैं तो हम उन्हें अनुमति दे देते हैं। So when there are repeated requests, we allow them to go to the floors. In the more serious patients or Only the ICUs, only the ICUs. where the situation is serious? So they are on the NIV or they are on the ventilator. हम सिर्फ आईसीयू में जाने की इजाजत देते हैं जहां मरीज NIV या वेंटिलेटर पर होते हैं या मरीजों की हालत बहुत ही नाजुक होती है। सिर्फ ऐसे ही मामलों में हम अनुमति देते हैं। हमेशा गुड बाय कहने के लिए ही नहीं, कभी कभी जब मरीज को वेंटिलेटर पर डालने के पहले भी मिलने देते हैं, क्योंकि एक बार जब मरीज को वेंटिलेटर पर रखा जाता है तो मरीज बात नहीं कर पाता, क्योंकि वो आमतौर पर पैरालाइज्ड या दवा के असर से सो रहा होता है। Because once you ventilate, the person can't talk. The person cannot talk because he is usually paralyzed and sedated. दीपक तिवारी जैसे कुछ लोग अपने परिजन के साथ अंतिम समय में रह पाए जब उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका कहना है कि गंभीर कोविड की वजह से आईसीयू में भर्ती उनके रिश्तेदार ने उनके हाथों में दम तोड़ा। उन्होंने मेरे हाथों में ही रात करीब 1:45 पर अंतिम सांस ली। डॉक्टरों ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, CPR भी दिया। 10 मिनट के बाद ही एक और दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा था कि वो गंभीर हैं और मुझे उनसे मिलने की अनुमति दी। What did they say? That she's not? She's critical. उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। मैं वेटिंग एरिया में ही इंतजार कर रहा था और रात 12 बजे के करीब मुझे अस्पताल के कर्मचारी का फोन आया। एक कोविड आईसीयू का आइसोलेशन और तनाव अपने आप में घातक हो सकता है। हाँ, मुझे लगता है कि चिंता ने ही उनकी जान ली है। मेरा मानना है कि पूरी जिंदगी में वो पहली बार अस्पताल में भर्ती हुई थी। मुझे नहीं लगता कि वो इसे संभालने में मानसिक तौर पर सक्षम थी। डॉक्टर अनुपमा सिंह अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट की प्रमुख हैं। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने कोविड मरीजों के साथ 7 घंटे की ड्यूटी खत्म की है। उनके माथे पर पीपीई किट पहनने के निशान अभी भी मौजूद हैं। दूसरी लहर में कोरोना मरीजों की संख्या का असर दिख रहा है। पिछले साल जितनी मौतें हमने देखी हैं उतनी पूरे करियर में नहीं देखी थी। 30 साल से डॉक्टर हूं, ये बहुत सदमा देने वाला है। एक और जहां मरीजों और उनके परिवार के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, वहीं डॉक्टरों के लिए भी बहुत दर्दनाक है। कैमरामैन जेवियर थॉमस के साथ मरियम अलवी, NDTV।
पेट्रोल डीजल के दाम पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं। मुंबई में आज पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल 92 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 93 रुपए 94 पैसे और डीजल 84 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। चेन्नई में पेट्रोल 95 रुपए और कोलकाता में 93 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। पिछले 16 दिन में पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपए 61 पैसे का इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रहे बढ़ोतरी का असर ये हुआ कि मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब 100 के पार चली जा चुकी है। फिलहाल अगर मुंबई की बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपये 33 पैसे यहाँ पर देने पड़ रहे हैं। और अगर मेट्रोपॉलिटन शहरों की बात करें तो देश का ये पहला मेट्रोपॉलिटन शहर होगा मुंबई, जहाँ पर पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये पार कर चुकी हैं। हालांकि कई सारे ऐसे दूसरे शहर महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में मौजूद हैं जहाँ पर 100 के पार पेट्रोल की कीमत पहुँच चुकी है। लेकिन अगर मेट्रोपॉलिटन शहरों की बात करें तो मुंबई पहला ऐसा शहर है जहाँ पर पेट्रोल 100 रुपये पार कर चुका है। अब आपको बता दें कि 4 मई के बाद से 15वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर ये हो रहा है। जनवरी से अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमतों में 11% की बढ़ोतरी हुई है, यानी 9 रुपये 60 पैसे से ज़्यादा पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। और डीजल जो है 14% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और ये भी आप समझ लें कि ये जो डीजल की कीमतें हैं वो अपने रिकॉर्ड प्राइस पर मौजूद है। इतनी कीमतें कभी भी डीजल की अब तक रिकॉर्ड हाई पर है वो नहीं बढ़ी हुई थी। हम लोगों से भी बात करके समझने की कोशिश करेंगे। सर 100 रुपया पेट्रोल 1 लीटर का हो गया, अभी आपने 100 का नोट भी निकाला, 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपये तक पहुंच गया। आप लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं? मुझे तो लगता है कि ये बहुत महंगा हुआ है, तो महंगाई से सब लोग परेशान हैं। आपको इसका असर पड़ता है आप लोगों के ऊपर कि किस तरह से पड़ता है? महंगाई है, ज़रूर पड़ता है। तो ये महंगाई इससे बढ़ेगी, ये जो असर है आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। साथ ही साथ आपको समझना होगा कि इसका असर ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा, इसका असर कहीं ना कहीं फल फ्रूट और बाकी चीज़ों पर भी पड़ेगा। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ोतरी होगी। और ये एक ऐसे समय में हो रहा है जब मुंबई में लोकल ट्रेन्स बंद है या आम आदमी उसमें सफ़र नहीं कर सकता है, और अगर लोगों को कहीं पर जाना है तो उनको बाय रोड ही जाना होगा। और ऐसे में अगर 100 रुपये की कीमत 1 लीटर पेट्रोल के लिए हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी की परेशानी कितनी बढ़ जाएगी। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। खबर दिल्ली से। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस की वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। वैक्सीन की 1 करोड़ डोज के लिए यह टेंडर जारी किया गया। बोली लगाने की आखिरी तारीख 7 जून है। वहीं आज एक बार फिर दिल्ली सरकार ने वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार कह रही है कि उनके पास राज्यों को देने के लिए वैक्सीन नहीं है, फिर प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन कहां से आ रही है। साथ ही उन्होंने केंद्र से सवाल पूछा कि अगर दिल्ली सरकार युवाओं को वैक्सीन लगवाना चाह रही है तो आपको क्या दिक्कत है। केंद्र सरकार कुंडली मार के वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन पे बैठी है। कहने के लिए तो कह रही है, हमने राज्य सरकारों को कह दिया है कि खुलेआम ले लीजिए, आप खरीद लीजिए, लेकिन उसके बाद संख्या तय कर रही है कि आप 50,000 से ज़्यादा नहीं खरीद सकते, आप 1 लाख से ज़्यादा खरीद नहीं सकते, आप 1.5 लाख से ज़्यादा खरीद नहीं सकते। मैं केंद्र सरकार से पूछता हूं कि अगर दिल्ली सरकार अपने दिल्ली के युवाओं को वैक्सीन लगाना चाहती है तो आपको उसमें प्रॉब्लम क्या है? केंद्र सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार जब आपसे कहती है हमें अपने युवाओं को वैक्सीन लगानी है तो आप कहते हो हमारे पास वैक्सीन नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल उसे यूथ को महंगे दाम पे वैक्सीन लगाने के लिए जब कंपनियों से वैक्सीन खरीदता है तो केंद्र सरकार उसको वैक्सीन दिलवा देती है। यह क्या सेटिंग है? जो वैक्सीन राज्य सरकार फ्री में लगाना चाहती है अपने युवाओं को, वो वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल 1000 रुपए में, 1200 रुपए में लगवा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि अगर सरकार के लिए वैक्सीन नहीं है, अगर राज्य सरकारों के लिए केंद्र सरकार के पास युवाओं को देने के लिए वैक्सीन नहीं है, तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को महंगे दाम पे देने के लिए वैक्सीन कहां से आ रही है?
उधर दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार कमी भी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 956 नए केस सामने आए और 122 की मौत हुई। 22 मार्च के बाद एक दिन में सबसे कम नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में संक्रमण दर कम होकर 1.19% रह गई है। दिल्ली में एक्टिव मामले कम होकर 13,000 के करीब रह गए हैं। साथ ही पिछले 24 घंटे में 80,000 से ज्यादा टेस्ट भी किए गए हैं। और इस सब के बीच दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में भी आज ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इसका उद्घाटन किया। हालांकि अभी 45 पार के लोगों को ही यहां पर वैक्सीन लगाने को मिलेगी। 18 पार के लोगों के लिए जब वैक्सीन आ जाएगी तब वहां इन्हें भी वैक्सीन लगाई जाएगी। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 137 के फ्लेक्स अस्पताल में भी ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही अस्पताल के पास 24 घंटे के लिए वॉक इन कैंप और प्री रजिस्ट्रेशन कैंप भी लगाया जा रहा है। तीनों ही कैंप में 18 साल के ऊपर वाले सभी लोगों को कोविशील्ड लगाई जाएगी। अस्पताल का कहना है कि उन्होंने रोजाना 10,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा है। तेलंगाना के स्वास्थ्य विभाग ने हैदराबाद के वृची अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की है। इलाज में लापरवाही की शिकायत मिलने के बाद इस अस्पताल का कोरोना मरीजों के इलाज का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। कल वृची के एक अस्पताल में 35 साल के मरीज की मौत हो गई थी। मरीज की बहन ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। इस दौरान मरीज की बहन और कुछ लोगों ने डॉक्टर पर हमला भी किया था। पुलिस ने इस मामले में 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। स्वास्थ्य विभाग ने कुल 5 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की है। 5 अस्पतालों का कोरोना मरीजों के इलाज का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इन अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग को शिकायतें मिली थी। और अब खबर मध्य प्रदेश से। कोरोना संक्रमण के चलते यहां के खरगोन जिले में भी कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है ताकि लॉकडाउन का पालन लोग करें, लेकिन उल्लंघन करने वालों के साथ पुलिस कई जगह सख्ती से निपटती हुई नजर आई है। जिले में पुलिस नर्मदा के तट पर कई लोगों को पकड़कर उनसे उठक बैठक करवा रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो खरगोना के पर्यटन नगरी महेश्वर के नर्मदा घाट का बताया जा रहा है। प्रतिबंध के बावजूद भी कुछ लोग महेश्वर नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए पहुंच गए। और अब खबर शिमला से, जहां का इंडियन कॉफी हाउस लॉकडाउन और कोरोना के कर्फ्यू की वजह से बिगड़ती आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था और अब बंद होने के कगार पर है। कर्मचारियों को सैलरी तक देने के पैसे उनके पास नहीं है। इस कॉफी हाउस में देश को तब पता चला था इसके बारे में जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉफी की चुस्कियां ले चुके हैं। और इंडियन कॉफी हाउस जो है वो एक तरह का एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा रही है भारत में। हाल ही में 2018 में शिमला दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर रुककर कॉफी पी थी। मतलब हमारा काम बिल्कुल जीरो के हिसाब में है आज के डेट में। पीछे थोड़ा सा नवंबर दिसंबर में थोड़ा सा हमारा काम हुआ था, 1-2 महीना। हमारे पास वर्कर काफ़ी है। वर्कर पहले काम होता था तो उसी हिसाब से वर्कर है। अब वो तो स्टैंड है बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे पास पूरा पिछले साल से लेकर अभी तक सैलरी जो है वो पूरे स्टाफ की ड्यू है। और अब खबर महाराष्ट्र के तटीय इलाके से, जहां अलीबाग से एक शिप तूफान के दिन भटककर पालघर तक पहुंच गया। अलीबाग से ये जो शिप था, ये कोस्ट गार्ड ने इसके बारे में जानकारी मिली और इसमें सवार 30 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया। फिर ये जहाज वहीं फंस गया और जहाज के फंसने से जो वहां का कोस्टल इलाका है, तटीय इलाका है, वहां
पर रहने वाले गांव वालों की समस्या बढ़ गई है, क्योंकि तेल का रिसाव लगातार इस शिप से शुरू हो गया है। ऐसे में मछुआरों के लिए भी मुश्किल बढ़ गई है। देश की बात में इतना ही। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।